नमस्ते दोस्तों। इस सीरीज में हम संविधान की शुरुआत करने वाले हैं। इन छोटी छोटी वीडियो के माध्यम से हम एसएससी, रेलवे और स्टेट एग्जाम्स के लिए पूरे संविधान को पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज इसकी पहली कड़ी की शुरुआत करते हैं। देखिए, हम सब भारत में रहते हैं, पर क्या हमने कभी ये सोचा है कि इतना बड़ा, इतना विशाल देश असल में चलता कैसे है? वो कौन से नियम हैं, कौन सा सिस्टम है जो इसकी नींव है? आज हम उसी नींव को, उसी ढांचे को समझने की कोशिश करेंगे जिस पर हमारा पूरा देश टिका है। अर्धसंघात्मक, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। सुनने में ये शब्द थोड़े भारी भरकम लगते हैं, है ना? पर असल में इनका मतलब क्या है? घबराइए नहीं। अगले कुछ मिनटों में हम इसी एक लाइन के हर शब्द को परत दर परत खोलेंगे, ताकि सब कुछ आईने की तरह बिल्कुल साफ हो जाए। तो इस बड़ी सी पहेली को सुलझाने के लिए हमें बिल्कुल जीरो से, एकदम बेसिक से शुरू करना होगा। तो चलिए सबसे पहले ये समझते हैं कि दुनिया भर में सरकारें आखिर चलती कैसे हैं। स्क्रीन पर देखिए, यहाँ कुछ मेन सिस्टम दिए गए हैं, जैसे राजतंत्र, जहाँ राजा या रानी का शासन होता है, जैसा कि यूके में। फिर है तानाशाही, जहाँ एक ही इंसान का राज चलता है, जैसे नॉर्थ कोरिया। और साम्यवाद में एक ही पार्टी सब कुछ कंट्रोल करती है, जैसा चीन में। अब यहाँ आती है सबसे दिलचस्प बात। भारत इन दो कैटेगरी में फिट बैठता है। एक तो गणराज्य, क्योंकि हमारे देश के जो हेड हैं यानी राष्ट्रपति, वो चुने जाते हैं। और दूसरा लोकतंत्र, क्योंकि हमारी सरकार के जो हेड हैं यानी प्रधानमंत्री, उन्हें भी हम ही चुनते हैं। यही डबल रोल भारत को इतना खास बनाता है। अच्छा, लोकतंत्र की बात करें तो ये भी दो तरह का होता है। एक है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, जिसमें लोग सीधे ही कानून बना देते हैं। ये स्विट्जरलैंड जैसे छोटे देशों में तो चल जाता है, पर जरा सोचिए, क्या 140 करोड़ भारतीय एक साथ बैठकर कोई कानून बना सकते हैं? ये तो नामुमकिन है ना? बस इसीलिए भारत में है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, जहां हम और आप अपने प्रतिनिधि यानी एमपी, एमएलए चुनते हैं और वो हमारी तरफ से फैसले लेते हैं। अब इस अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के भी आप समझिए दो मॉडल हैं। एक है अमेरिका वाला अध्यक्षीय सिस्टम, जहां प्रेसिडेंट ही देश के और सरकार के दोनों के हेड होते हैं। असली पावर उन्हीं के पास है। लेकिन भारत में है संसदीय प्रणाली। यहां एक मजेदार बंटवारा है। राष्ट्रपति देश के औपचारिक प्रमुख हैं, आप उन्हें घर के मुखिया की तरह समझ सकते हैं। लेकिन जो असली ताकत है, रोज के फैसले लेने की पावर, वो प्रधानमंत्री के पास होती है, जो सरकार चलाते हैं। ठीक है, तो अब तक हमने ये समझ लिया कि हमारे नेता कैसे चुने जाते हैं। अब जरा ये देखते हैं कि देश के अंदर पावर का बंटवारा कैसे होता है। मतलब सेंटर और स्टेट्स के बीच ताकत कैसे बटी है। यहाँ पर दुनिया में दो मेन मॉडल चलते हैं। एक है एकात्मक यानी यूनिटरी सिस्टम। इसमें सारी की सारी पावर सेंटर के पास यानी दिल्ली में होती है। दूसरा है संघात्मक यानी फेडरल सिस्टम, जहां पावर को सेंटर और राज्यों के बीच बांट दिया जाता है। दोनों के अपने अपने प्लस और माइनस पॉइंट है। तो ठीक है, हमने गणराज्य, लोकतंत्र, एकात्मक, संघात्मक ये सारी परिभाषाएं समझ ली। अब आते हैं असली सवाल पर कि इन सब के बीच हमारा भारत, हमारा देश आखिर कहां खड़ा है। तो यही है वो मिलियन डॉलर क्वेश्चन। जब पावर के बंटवारे की बात आती है तो भारत का ढांचा कैसा है? क्या सारी की सारी पावर सेंटर के पास है या फिर राज्यों के साथ शेयर की जाती है? क्या लगता है, यूनिटरी या फेडरल? और इसका जवाब है दोनों में से कोई नहीं, बल्कि दोनों का एक मिक्सचर। जी हां, भारत है अर्धसंघात्मक या क्वाजी फेडरल। और ये कोई समझौता नहीं था, बल्कि ये हमारे संविधान बनाने वालों का एक बहुत ही जीनियस डिजाइन था, जो खास भारत के लिए ही बनाया गया था। अब आप पूछेंगे कि ये काम कैसे करता है। बड़ा ही दिलचस्प है। देखिए, नॉर्मल समय में जब सब कुछ शांति से चल रहा है, तब भारत एक फेडरल सिस्टम की तरह काम करता है। केंद्र और राज्यों की अपनी अपनी शक्तियां हैं। लेकिन जैसे ही देश पर कोई बड़ा संकट आता है, मान लीजिए कोई नेशनल इमरजेंसी लग जाती है, तो हमारा संविधान एक स्विच की तरह काम करता है और पूरा सिस्टम यूनिटरी यानी एकात्मक बन जाता है। सारी पावर सेंटर के पास आ जाती है। ये जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना, यही इस सिस्टम की सबसे बड़ी ताकत है। पर हां, इतना कॉम्प्लेक्स और अनोखा सिस्टम बनाना कोई बच्चों का खेल नहीं था। इसे बनाने वाली जो संस्था थी यानी संविधान सभा, उसको लेके उस जमाने में बहुत जबरदस्त बहस हुई थी। चलिए कुछ दमदार विचार देखते हैं। हर कोई इस सभा की तारीफ नहीं कर रहा था। कुछ लोग, जैसे कि विंस्टन चर्चिल, इसकी तीखी आलोचना कर रहे थे। उन्होंने कहा था, यह एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है। उनका इशारा मुस्लिम लीग जैसे बड़े ग्रुप्स की गैर मौजूदगी की तरफ था।
उन्होंने तो इसे एक जाति की संस्था तक कह डाला था। एक और मशहूर इतिहासकार हुए ग्रेनविले ऑस्टिन। उन्होंने उस समय कांग्रेस पार्टी के दबदबे को देखते हुए ये कहा कि संविधान सभा का मतलब ही कांग्रेस है। लेकिन सिक्के का दूसरा पहलू भी था। इन आलोचनाओं के बीच सभा के अंदर से जबरदस्त तारीफ भी हो रही थी। खुद संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर को इस मुश्किल काम का दक्ष पायलट कहा था। और डॉक्टर अंबेडकर के लिए यह सम्मान कितना गहरा था, वो के.वी. राव के इन शब्दों से पता चलता है। उन्होंने डॉक्टर अंबेडकर को संविधान का सिर्फ जनक नहीं, बल्कि जनक और जननी दोनों कहा। सोचिए ये कितना बड़ा कॉम्प्लीमेंट था। तो इन सभी बातों का निचोड़ क्या है? निचोड़ ये है कि भारत का ये पूरा सिस्टम कोई एक्सीडेंट नहीं है। ये भारत की जबरदस्त डाइवर्सिटी को संभालने के लिए बहुत सोच समझकर बनाया गया एक यूनिक डिजाइन है। एक ऐसा ढांचा जो जरूरत पड़ने पर मजबूत भी बन सकता है और लचीला भी। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। एक ऐसा सवाल जो भारत की संवैधानिक आत्मा से जुड़ा है। जब देश पर कोई बड़ा संकट आए तो ताकत एक जगह केंद्रित होनी चाहिए या फिर बटी रहनी चाहिए? इस पर विचार जरूर कीजिएगा।